शुरुआत में हम एक रैंडम वीडियो देखते हैं जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का था। आगे हमें बताया जाता है कि इस फुटेज को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के एरिया से रिट्रीव किया गया था और आगे हम इस फुटेज के जरिए एग्जैक्टली क्या हादसा हुआ था वो देखेंगे। यानी मूवी में बताई जाने वाली घटना ऑलरेडी हो चुकी है। हम देखते हैं रॉब नाम का लड़का अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था और वो अपने गर्लफ्रेंड बेथ से बात कर रहा है। दोनों भी काफी खुश नजर आ रहे थे और आगे वो लोग कूनी आइलैंड जाने की बात कर रहे थे। अब आगे हम एक महीने बाद की रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पे हम रॉब के भाई जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली को देखते हैं जो किसी दुकान से सामान खरीद रहे थे। जेसन और लिली रॉब के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे क्योंकि रॉब को जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का जॉब मिला था और वो थोड़े दिनों के बाद ही जापान जाने वाला था। वहाँ से ये लोग घर पे निकल जाते हैं और जेसन पार्टी की वीडियो बनाने के लिए कैमरा अपने फ्रेंड हुड को देता है। ये कैमरा रॉब का ही था और जब वो जापान जाने वाला था तब उसे अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए वो यादगार पल हमेशा याद रखने थे, इसीलिए कैमरा उसने अपने दोस्तों को ही दिया था ताकि वो सारे पल रिकॉर्ड कर सके। हुड बारी बारी से कैमरा लोगों के पास लेके जाता है और रॉब के लिए कुछ गुड बाय मैसेज देने के लिए उन्हें कहता है। इसी पार्टी में लिली की दोस्त मरलेना भी आई थी। अब हुड मरलेना के पास कैमरा लेके जाता है लेकिन मरलेना रॉब को जानती ही नहीं थी, इसीलिए वो कुछ कह ही नहीं पाती। तभी पार्टी में रॉब की जो गर्लफ्रेंड थी बेथ वो एक लड़के के साथ आती है। रॉब उन दोनों को भी ग्रीट करता है और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों भी अभी रिलेशन में नहीं है क्योंकि वो हमेशा के लिए जापान मूव हो रहा था जिससे बेथ काफी नाराज थी और दोनों का भी ब्रेकअप हुआ था। रॉब बेथ से कुछ पर्सनल बात करने के लिए अकेले लेके जाता है और वो उस पे काफी नाराज होता है कि उसने अभी अपने एक नए बॉयफ्रेंड को रॉब के ही फेयरवेल पार्टी में लाया था। दोनों भी कॉलेज से एक साथ थे और रॉब होप कर रहा था कि एटलीस्ट वो आज अकेली आए और उसे गुड बाय करे, लेकिन उसे दूसरे लड़के के साथ देख वो काफी गुस्सा होता है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। लिली उसे अंदर बुलाती और इन दोनों को भी लड़ता देख जेसन लिली से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या, तो लिली बताती है रॉब हमेशा के लिए जापान जाने वाला है, इसी के कारण दोनों में भी ब्रेकअप हुआ और बेथ अभी अपने नए बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आई है, इसी के कारण ये झगड़ा चल रहा है। अब थोड़ी देर में बेथ वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे रॉब अकेला बैठा हुआ था तो जेसन उसे समझाने आता है। इन दोनों की बातचीत चली रही थी तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पूरी बिल्डिंग की लाइट फ्लिकर होने लगती है। सब लोग काफी डर जाते हैं, इसीलिए अपने अपने रूम से निकलकर वे लोग छत पे जाके देखने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। ये सब लोग घबराते हुए नीचे आने लगते हैं। जेसन, हुड, मरलेना, लिली और रॉब ये सब लोग साथ में ही थे और तभी अचानक से इनके आसपास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सर आके गिरता है जिससे वे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें बिल्डिंग के आसपास बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था जिसे देख काफी भगदड़ मच जाती है। अब ये लोग भागते हुए एक शॉप के अंदर आके छुप जाते हैं और सब लोग उस मॉन्स्टर की घुर्राने की आवाज सुन रहे थे, इसलिए लोग काफी डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर घुर्राते हुए काफी समय तक आसपास के चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था और थोड़े समय के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है और ये लोग दबे पाव स्टोर से बाहर निकलते हैं। बाहर के तबाही का मंजर देख सब लोग डर जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, लेकिन जेसन उन्हें कहता है कि हमें ब्रिज के उस तरफ जाके देखना चाहिए, यानी ब्रुकलिन सिटी के। और ये सब लोग ब्रिज की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं। थोड़ी समय के बाद ये लोग ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और तभी रॉब को बेथ का फोन आता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पे है, कैसी है। उनके साथ साथ लिली, हुड और मरलेना भी रुक जाते हैं, लेकिन जेसन थोड़े आगे बढ़ चुका था। जेसन आसपास देख ही रहा था तभी अचानक से वो मॉन्स्टर वापस आता है और ब्रिज पे वो हमला करता है जिसके कारण ब्रिज टूट जाता है और बेचारा जेसन वहीं पे मारा जाता है। अब जेसन दुनिया में नहीं है ये देख रॉब और जेसन की गर्लफ्रेंड लिली काफी सदमे में थे, लेकिन उस मॉन्स्टर के डर से हुड उन्हें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। रॉब खुद को संभालते हुए आगे एक शॉप पर जाता है ताकि वो फोन की बैटरी ले सके। बाकी लोग भी उसके पीछे आते हैं और तभी टीवी न्यूज पे देखते हैं जहाँ पे उसी मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा था। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि उसके अंदर से छोटे छोटे अजीब क्रीचर भी निकल रहे होते हैं जो इंसानों पर हमला कर रहे थे। रॉब अपने फोन पर बैटरी डाल के बेथ का वॉइस मैसेज सुनता है। बेथ बताती है कि वो बिल्डिंग गिरने के कारण अपने अपार्टमेंट में बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही है और जल्दी बिल्डिंग गिरने के कारण शायद वो मर सकती है और उसका वॉइस मेल उधर ही कट हो जाता है। अब ये सुनते ही रॉब उसे बचाने के लिए जाने का सोचता है, लेकिन सब लोग काफी उसे समझाने के बावजूद रॉब बेथ को बचाने निकल पड़ता है, जिसके चलते इन सभी को उसके साथ जाना पड़ता है। जहाँ पे मॉन्स्टर ने सबसे पहले हमला किया था उसी जगह पे बेथ का अपार्टमेंट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं आर्मी के सारे लोग शहर से लोगों को खाली कर रहे थे और ये लोग शहर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी ये लोग एक
सुनसान जगह पे जाते हैं। आसपास कोई भी नहीं था और देखते ही देखते अचानक से वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है, लेकिन मिलिट्री इनके पीछे ही होती है। वो इस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और यही मौका पाकर ये लोग मॉन्स्टर के नीचे से गुजरते हैं और एक सबवे के अंदर चले जाते हैं। इसके कारण ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। कुछ देर वहाँ पे चैन की सांस लेने के बाद ये लोग मैप देखते हैं और अंडरग्राउंड टनल से होते हुए बेथ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ टनल में काफी अंधेरा होता है और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। टनल में आगे चलते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं उनके पीछे वही छोटे क्रीचर्स लगे हुए थे। वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ते हुए मेर्लिना को उनमें से ही एक क्रीचर काट लेता है। वे लोग बहुत ही मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक रूम में जाके छुप जाते हैं और वहां से सबवे के ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आने के बाद उन्हें मिलिट्री के कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें बाकी लोगों के कैंप तक लेके जाते हैं। यहाँ पे मेर्लिना की हालत बहुत ही बिगड़ते जा रही थी। उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब मेडिकल की टीम उसकी हालत देख उसे क्वारंटीन करने के लिए लेके जाती है ताकि ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना लगे, लेकिन तभी उसका सर बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। ये सब कुछ देख के बाकी तीनों काफी पैनिक होने लगते हैं, मतलब हो क्या रहा है। तभी आर्मी चीफ उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं ताकि उन्हें शहर के बाहर लेके जाए। रॉब उन्हें बेथ के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो उसे बचाने जाना चाहता है, पर चीफ उसे मना करते हैं। फिर भी वो उनकी बात मानता नहीं है, इसलिए चीफ उसे जाने देते हैं। चीफ कहता है कि वो कुछ लोगों को अभी भी इवैक्यूएट कर रहे हैं और 6 बजे आखिरी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा। उसके पहले ही तुम्हें लोकेशन पे पहुंचना होगा ताकि हेलीकॉप्टर तुम्हें और बेथ को लेके वहां से निकल जाए, क्योंकि बाद में हो सकता है मैनहट्टन के इस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ा के उस मॉन्स्टर को मारा जाए। अब ये सुनते ही रॉब वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके साथ लिली और वुड भी आ जाता है। अब ये तीनों मिलके बेथ के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। काफी दिक्कतों के बाद ये लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पे उन्हें बेथ काफी जख्मी हालत में पड़ी मिलती है, जिसके पैर के आसपास दीवार गिर गई थी। तीनों भी उसे काफी मुश्किलों से निकालते हैं और वापस उसी लोकेशन पे आने के लिए निकलते हैं। तो दूसरी जगह पे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। मिलिट्री के लोग लगातार उस मॉन्स्टर पे बम्बार्डिंग कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। मानो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा इस बम्बार्डिंग से, और वो मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। मिलिट्री के कैंप भी वो तोड़ देता है। यहाँ पे हम तीनों को देखते हैं मिलिट्री के बताए हुए जगह पे वो थैंकफुली टाइम के पहले पहुंच जाते हैं और मिलिट्री के आखिरी चॉपर पे वो लोग बैठते हैं। रॉब, बेथ और वुड तीनों एक साथ एक चॉपर पे बैठते हैं, लेकिन लिली अलग चॉपर पे बैठ जाती है। अब वे लोग टेक ऑफ करके ऊपर उड़ने लगते हैं, जहाँ पे उस भयानक मॉन्स्टर को भी वो देख पाते हैं जिस पर लगातार बम्बार्डिंग हो रही थी, और आर्मी उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाती है। काफी देर तक सारी शांति हो जाती है। सबको लगता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया, इसलिए प्लेन में ये तीनों भी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी गुस्से में वो मॉन्स्टर बहुत बड़ी जंप लेता है और इनके हेलीकॉप्टर पे ही अटैक करता है, जिसके कारण वे लोग वापस मैनहट्टन इस एरिया में क्रैश कर जाते हैं। रॉब एक जगह पे ट्रैप हो गया था। बेथ और वुड उसकी मदद करके उसे निकालते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इन तीनों को भी देख लेता है और इनके पीछे लगता है। तभी वुड पलट कर अपना कैमरा लेने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ऊपर ही था। वो मॉन्स्टर हर्ट को देख लेता है। मॉन्स्टर बहुत जोरों से गुर्राने लगता है। ये सब लोग हर्ट को आवाज लगाते हैं कि जल्दी से इधर आ जाओ, लेकिन हर्ट उस मॉन्स्टर को देखते हुए वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वहीं से हिल ही नहीं पाता, और वो मॉन्स्टर हर्ट को पूरा अपने शिकंजे में लेके उसे मार देता है। ये देख ये दोनों भी डरते हुए एक ब्रिज के पास आके छुप जाते हैं। इनके आसपास उस मॉन्स्टर के गुर्राने की बहुत जोरों से आवाज आ रही थी। बेथ काफी जोरों से रोने लग गई थी कि अभी उनका अंत पास आया है। रॉब उसे समझाने लगता है, लेकिन उनके आसपास बॉम्ब गिरने लगते हैं, यानी वो मॉन्स्टर आसपास ही था। जोरों जोरों से सायरन बजने लगते हैं, यानी 6 बज के चले गए थे और इस पूरे शहर पे न्यूक करके अब ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर देने वाले थे ताकि वो मॉन्स्टर मारा जाए। अब उन दोनों को भी पता था कि वो दोनों भी मरने वाले हैं, इसीलिए रॉब कैमरा लेता है और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि मेरा नाम रॉब है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है, यानी आप आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। उस मॉन्स्टर ने मेरे भाई और मेरे दोस्तों को मार डाला है। शायद अब मेरा और मेरे गर्लफ्रेंड बेथ का भी अंत नजदीक आया है। हम दोनों भी बच नहीं पाएंगे। एलिजाबेथ भी रोते हुए अपनी सारी जानकारी कैमरे में रिकॉर्ड करती है। तभी अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और दोनों भी
भी मारे जाते हैं। अब ये कैमरा मिलिट्री के पास कब आया, कैसे आया, ये तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन कैमरे में हम आखिरी में एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें एक सोल्जर कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। यानी वो मॉन्स्टर इतने बड़े धमाके के बावजूद जिंदा था। और मूवी इधर ही खत्म होती है और आखिर में हम पुरानी क्लिप देखते हैं जिसमें रॉब और बेट दोनों भी रिलेशन में थे और काफी खुश थे। लेकिन हम इसी वीडियो कैम में देखते हैं कि समुद्र की तरफ जब कैमरा था तब आसमान से कुछ तो नीचे गिरता है, यानी वो वही मॉन्स्टर था। और वो मॉन्स्टर कहाँ से आया, क्यों आया, ये हमें उसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। और ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। हाय, मैं हूँ अमृता। ये सेकंड पार्ट है जहाँ पे एक बड़े से एक्सीडेंट के बाद मिशेल नाम की एक लड़की खुद को एक अनजान बंकर में पाती है हावर्ड नाम के एक स्ट्रेंजर के साथ, जो उसे बताता है कि बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं है और उसे जबरदस्ती इसी बंकर में रहना पड़ता है। अब उसके साथ क्या होता है ये मूवी में बताया गया है। थर्ड पार्ट के आखिरी में मैं बताऊंगी कि ये तीनों भी पार्ट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। मूवी शुरू होती है तब हम मिशेल को देखते हैं जो काफी परेशान और जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही थी। किसी को वो फोन करके टेबल पर चाबी और रिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है, मानो उसके पार्टनर से उसका ब्रेकअप हुआ है। जब वो कार ड्राइव कर रही थी तब हम देखते हैं कि एक पुराना टाउन रहता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसके पार्टनर बेन के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है। तभी बेन का फोन आता है और वो उसे समझाने लगता है कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े कपल्स में होते रहते हैं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पर मिशेल बिना कुछ कहे फोन काट देती है। रेडियो पर न्यूज आ रही होती है कि कुछ शहरों पर खराब मौसम के कारण ब्लैकआउट हुआ है, लोगों को अपने घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी। इसी के कारण मिशेल का ध्यान हटता है और अचानक से सामने आते हुए गाड़ी से वो टकरा जाती है और बहुत ही भयानक उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब कुछ समय के बाद जब मिशेल को होश आता है तब वो जख्मी हालत में चैन से बंधी हुई थी, उसे सलाइन भी लगाई गई थी। उसके कपड़े और मोबाइल साइड में ही रखा हुआ था। सलाइन के रॉड की मदद से वो अपना फोन लेती है, लेकिन फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था। इसी दरमियान एक मिडिल एज आदमी उसके रूम में आता है। उस आदमी के पास गन भी थी। मिशेल डरते हुए उससे कहती है कि प्लीज मुझे मारो मत और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे फैमिली के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो आदमी कहता है बाहर कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। अब मिशेल के लिए वो एक चाबी और एक बैसाखी छोड़ वहाँ से चला जाता है। मिशेल को पता चल गया था कि उसे किसी ने किडनैप किया है। मिशेल वो चेन खोलती है और चाबी से उस स्टिक को नुकीला बनाने की कोशिश करती है ताकि अगली बार वो आदमी आए तो उस पर वो हमला करे। काफी देर तक वो आदमी आता नहीं है। ये देख मिशेल जानबूझ के कपड़ा जलाती है और उसे वेंटिलेशन के विंडो के पास लेके जाती है। अब ये धुआं देखकर वो आदमी वापस नीचे आता है और तभी मिशेल उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। पर वो आदमी बहुत ही चालाक था, वो उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन दे के सुला देता है। जब मिशेल की वापस आँख खुलती है तब वो आदमी वहीं पे बैठा हुआ था। वो मिशेल से कहता है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम यहाँ पे बची हो। वो उसे बताता है कि बाहर की दुनिया पर हमला हुआ है, शायद एलियंस का हमला है, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया पूरी तरीके से खराब हुई है और बाहर की हवा अभी सांस लेने लायक नहीं है। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे ही घर के पास हुआ था और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बंकर में लेके आया हूँ जो मेरे ही घर के नीचे है। जब तक बाहर की चीजें सही नहीं होती मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए दूंगा। और वो अपना नाम हावर्ड बता के चला जाता है। अब मिशेल को उसके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता, लेकिन वो खाना खा के सो जाती है। अगले दिन वो देखती है कि उसका रूम खुला हुआ है, इसीलिए वो बाहर आती है तो उसे कोई दूसरा आदमी दिखाई देता है जिसका नाम एमिट था। वो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, लेकिन एमिट उसे वही चीज कहता है जो हावर्ड ने कही थी कि बाहर का एनवायरनमेंट सांस लेने लायक नहीं है, बाहर मत जाना। तब तक हावर्ड वहाँ पे आ जाता है। दोनों भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं और वो मिशेल को पूरा बंकर दिखाता है और बताता है कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, तुम यहाँ पे किताब पढ़ सकती हो, मूवी देख सकती हो, किचन है और लंबे समय तक यहाँ पे आसानी से रह सकती हो। लेकिन तभी मिशेल को कार की आवाज सुनाई देती है घर के बाहर, जिस पर हावर्ड कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कार का आवाज है क्योंकि दुनिया में अभी ज्यादा लोग बचे नहीं हैं। और वो उसे रेडियो भी ऑन करके सुनाता है। लेकिन मिशेल को तो उस पर ज्यादा ही शक होने लगता है क्योंकि उसने खुद बाहर की दुनिया अभी तक देखी नहीं थी। उसे यही लग रहा था कि वो किडनैप है। आगे हावर्ड उसे बंकर के दो मेन दरवाजे दिखाता है। पहला दरवाजा ओपन करके उसे दूसरे दरवाजे के विंडो तक लेके जाता है
जिससे बाहर का नजारा पूरा दिख रहा था। ये एरिया पूरा सुनसान था। उसे कुछ लाशें भी दिखाई दे रही थी जो कि सर्वाइवर्स की थी। लेकिन तभी वहाँ पे उसे दूसरी कार दिखाई देती है और उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी और वो कार हावर्ड की ही थी, यानी हावर्ड ने जानबूझ के इसका एक्सीडेंट किया था। अब मिशेल को ये इंसान और भी गड़बड़ लगने लगता है। मिशेल इमेट को भी कहती है कि उसे लग रहा है कि हावर्ड ने उसे किडनैप किया है और बाहर कोई भी एलियन का अटैक नहीं है। पर इमेट उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने खुद अटैक को महसूस किया है। कुछ दिनों पहले जब वो बाहर था तब एक लाल कलर की लाइट उसके पास आई और आसपास का सब कुछ तबाह कर दिया था। एमिट को हावर्ड के बंकर के बारे में पता था क्योंकि वो हावर्ड को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो खुद हावर्ड के बंकर में चल के आया है। उसी दरमियान हावर्ड आके उन्हें डिनर के लिए बुलाता है। अब ये तीनों भी डिनर कर रहे थे तभी मिशेल की नजर हावर्ड के रखी चाबियों पर जाती है जो बंकर के मेन 2 गेट्स की होती है। मिशेल को कैसे भी वहाँ से भागना था, इसीलिए जानबूझकर हावर्ड का ध्यान खींचने के लिए वो एमिट से फ्लर्ट करने लगती है। ये देखते हुए हावर्ड काफी गुस्सा होता है। उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि मैंने लड़की को बचाया और वो किसी और से फ्लर्ट कर रही है, इसीलिए वो दोनों पर भी चीखने लगता है। लेकिन यही मौका देख के मिशेल उससे चाबियां चुरा लेती है। अब हावर्ड डिनर के बाद जब चाबियां ढूंढने लगता है तब वो उसे नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि मिशेल ने ही चुराई होगी, इसीलिए वो उससे चाबियों का पूछता है। लेकिन मिशेल यही मौका देख के हावर्ड के सर पर एक बॉटल दे मारती है और वो बंकर के गेट की तरफ भागने लगती है। वो वहाँ पे जाकर सबसे पहला गेट खोलती है और बाहर से लॉक कर देती है। लेकिन हावर्ड पहले गेट तक पहुँच जाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन दूसरा गेट मत खोलना। लेकिन जब वो मेन गेट खोलने ही वाली थी तभी गेट के पार एक दूसरी औरत आ जाती है जिसका पूरा चेहरा मानो कोई इन्फेक्शन से जला हुआ था। वो औरत मिशेल को देखकर रोने लगती है और उसे अंदर लेने के लिए मानो उससे भीख मांगने लगती है। लेकिन हावर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि इस औरत को अंदर मत लेना, ये इन्फेक्टेड है। तो वो औरत जोर जोर से दरवाजे पर अपना सिर मारने लगती है और थोड़ी देर के बाद वहीं पे गिर जाती है। अब मिशेल ये सब कुछ देख काफी घबराई हुई थी, वो कांप रही थी और वहीं पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद हावर्ड कैसे तैसे पहला गेट खोलता है और चुपचाप आके मिशेल के साइड में बैठता है और उसे सच्चाई बताता है। जब इन एलियंस का अटैक शुरू हुआ था तब वो बाहर था और उसे किसी भी हालत में अपने बंकर तक पहुंचना था, इसीलिए वो जल्दबाजी में गाड़ी चला रहा था और रात के अंधेरे में गलती से वो मिशेल के गाड़ी से टकरा गया। अब मिशेल उधर ही मर जाती, इसीलिए वो उसे बंकर में लेके आया, उसका इलाज किया और उसे सलाइन लगाई। वो उसे माफी मांगता है और उसे कुछ लड़की के कपड़े पहनने के लिए देता है और आगे कहता है कि ये मेरी बेटी मेगन के कपड़े हैं। तो वो पूछती है कि फिर मेगन कहाँ है? तो वो कहता है कुछ सालों पहले मेरी पत्नी और मैं सेपरेट हुए थे और मेगन उसके माँ के साथ ही यहाँ से चली गई। और इसी तरह उसकी और हावर्ड की बॉन्डिंग होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। कुछ समय के बाद मिशेल को ऊपर हेलीकॉप्टर का आवाज आता है। तब हावर्ड उसे कहता है कि दरअसल मिलिट्री पेट्रोलिंग कर रही है। अब इनकी बातचीत हो रही थी तभी एक सिग्नल लाइट जलने लगती है जिसे देखकर हावर्ड बेचैन होने लगता है क्योंकि वो कहता है कि उसके एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम अभी खराब हो गया है जिससे बाहर की जो पॉल्यूटेड एयर है वो फिल्टर होके अंदर आ रही थी। अब अगर वो सिस्टम खराब हो गया तो यहाँ पे भी पॉल्यूटेड एयर आ सकती है। अब वो रिस्टार्ट करने के लिए एक छोटे से वेंटिलेशन चेम्बर से जाना पड़ता है, इसलिए वो मिशेल को भेजता है वेंटिलेशन चेम्बर से ऊपर जाकर फिल्ट्रेशन सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए। मिशेल फिर ऊपर चेम्बर में जाके उस सिस्टम को रिस्टार्ट करती है, लेकिन आगे उसे कुछ सीढ़ियां दिखाई देती है। तो वो सीढ़ियों से बंकर के ऊपर वाले हिस्से तक चली जाती है और वहाँ पे ऊपर वो देखती है कि कांच पर किसी ने खरोच के हेल्प लिखा हुआ था। वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है और आसपास देखने लगती है तो उसे वहाँ पे एक लड़की की इयररिंग्स मिलती है। दरअसल ये सेम इयररिंग्स मेगन ने भी पहनी होती है उसी फोटो में जो हावर्ड ने उसे दिखाया था। अब मिशेल को लगने लगता है कि यानी मेगन को भी हावर्ड ने किडनैप किया था, वरना यहाँ पे कांच पर वो हेल्प ऐसा क्यों लिखती। अब वो चुपचाप वापस आती है और इमिट को ये सारा किस्सा बताती है, पर इस पर इमिट कहता है कि हावर्ड की एक फैमिली तो थी और कई साल पहले उसकी पत्नी अपने बेटी के साथ शिकागो चली गई थी इसे छोड़कर। फिर मिशेल उसे वही फोटो और इयररिंग दिखाती है जो फोटो हावर्ड ने उसे पहले दिखाया था अपने बेटी का कह के। तो इमिट वो फोटो देखकर
हावर्ड हैरान हो जाता है क्योंकि वो फोटो मेगन का नहीं था, ये एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम ब्रिटनी था और कुछ ही सालों पहले ये लड़की अचानक से लापता हो गई थी। यानी इसी का मतलब है कि हावर्ड एक किडनैपर था जिसने काफी सालों पहले एक लड़की को किडनैप करके मार डाला था। तभी उसकी डायरी से एक और फोटो गिरता है जिसमें हावर्ड की असली बेटी होती है। अब यहाँ पे एमिट भी समझ जाता है कि हावर्ड ने कुछ सालों पहले ब्रिटनी नाम के लड़की को किडनैप करके मार डाला होगा, इसीलिए उसे उस पर शक आने लगता है। अब यहाँ पे हावर्ड आके मिशेल को फ्रेश होने के लिए कहता है क्योंकि वो बंकर के ऊपर के हिस्से में गई थी जहाँ पे इन्फेक्टेड एयर होती है। अब यहाँ पे मिशेल जब बाथरूम चली जाती है तब वो वहाँ पे बड़े बड़े पर्दों को देख उसे एक आइडिया आता है कि वो इन पर्दों के मदद से एक हैजमेट सूट और मास्क बना सकती है और यही प्लान वो एमिट को भी बताती है और उन पर्दों को निकाल कर वो दोनों भी सूट बनाने लगते हैं। जब मिशेल उस सूट का काम कर रही होती तभी अचानक से हावर्ड वहाँ पे आ जाता है और ये दोनों भी अपना सामान छुपाने लगते हैं। इसीलिए हावर्ड उन दोनों को भी धमकी देके कहता है कि बताओ तुम लोग क्या कर रहे थे, वरना इस केमिकल में तुम दोनों को भी डालूंगा तो तुम लोग मारे जाओगे। ये देखते हुए एमिट सारी गलती खुद के सर पे लेता है, उससे माफी मांगते हुए कहता है कि यहाँ से भागने का मेरा प्लान था। अब ये सुनते ही हावर्ड काफी गुस्सा हो जाता है और वो सीधा एमिट को शूट कर देता है। ये देखते हुए मिशेल पूरी शॉक हो जाती है और वो उधर ही फ्रोज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खुद को संभालते हुए हावर्ड से छुपाते हुए अपना सूट पूरा करती है। लेकिन हावर्ड की नजर उस पर जाती है और वो उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन मिशेल वहाँ से भागकर बाहर के रूम में आती है जहाँ पर एमिट का शरीर उसी केमिकल में गल रहा था। ये देखते हुए वो पूरा ड्रम गिरा देती है जिससे वो पूरा केमिकल जमीन पे गिरने लगता है और जब हावर्ड वहाँ से भागते हुए बाहर आता है तब वो उसी केमिकल में फिसल कर उसे में वो जलने लगता है। इसी केमिकल के कारण अब बंकर में भी आग लगने लगती है। अब मिशेल कैसे तैसे अपना सूट लेती है, उसे पहन लेती है और वहाँ से वो सीधा बाहर आती है। बाहर का नजारा साफ था और उसे वहाँ पे उड़ते हुए कुछ पंछी दिखाई देते हैं जिससे उसे पता चल जाता है कि बाहर की हवा साफ है। अब वो अपना मास्क निकालती है और कार पर चढ़कर आसपास वो देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर बहुत ही बड़े एलियन शिप पे जाती है। लेकिन तभी वो बंकर पूरा एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी आवाज के कारण वो शिप उसी की तरफ आने लगती है। वो पास के ही उस कार को खोलने की कोशिश करती है लेकिन कार का अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते उस बड़े से शिप से कुछ एलियन क्रीचर बाहर आते हैं और इसी अलार्म की तरफ आने लगते हैं। लेकिन पास पर एक ग्लास पड़ी थी और उसके पास में चाबी थी। वो चाबी उठाकर वो कार का अलार्म बंद कर देती है और शेड के दूसरी तरफ से वो बाहर निकलती है। उसे सामने ही एक घर दिखाई देता है। वो उसकी तरफ भागने लगती है क्योंकि कुछ एलियंस अभी भी उसके पीछे थे, लेकिन वो घर भी कुछ अजीब था। उसके पास जाने के बाद मिशेल के पीछे जो एलियन भाग रहे थे वो छुप जाते हैं। घर से अजीब ही गुर्राने की आवाज आने लगती है और एक बहुत ही बड़ी एलियन शिप बाहर आ जाती है जो ग्रीन कलर का एक गैस रिलीज कर रही थी। ये देखते हुए मिशेल वहाँ से भागने लगती है और जल्दबाजी में वो अपना मास्क और हेजमेट सूट पहन लेती है और वो शिप भी थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल जाता है। मिशेल गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा एलियन क्रीचर मिशेल के ऊपर हमला करता है। कार को वो ऊपर उठा लेता है और तभी हम ये भयानक सा क्रीचर देखते हैं जो एक जायंट ऑक्टोपस की तरह था और वो मिशेल को उसकी गाड़ी के साथ निगलने ही वाला था। लेकिन तभी मिशेल को वहाँ पे एक लाइटर और एक अल्कोहल की बोतल दिखाई देती है, तो वो उस बोतल में एक कागज के जरिए आग लगाती है और जैसे ही वो क्रीचर उसे निगलने के लिए अपना पूरा मुंह खोलता है, मिशेल खिड़की से बाहर आके वो बोतल उसके मुंह में दे मारती है जिसके कारण उसके शरीर में जाने पर वो बोतल का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो क्रीचर कहीं दूर पे खेत में जाके गिर जाता है और मिशेल की गाड़ी नीचे क्रैश हो जाती है। अब वो बाहर आती है और दूसरे गाड़ी के मदद से वहाँ से निकल जाती है। उसे रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि हडसन की तरफ कुछ सर्वाइवर बचे हुए हैं और उन्हें मेडिकल की जरूरत है और वो उसी तरफ जाने निकलती है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये थर्ड पार्ट में पता चलेगा। हाय, मैं हूँ अमृता और फिल्म की शुरुआत होती है 2028 में, जहाँ पर अर्थ पे एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और इस एनर्जी क्राइसिस से लड़ने के लिए साइंटिस्ट की टीम ने एक पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था। सो मूवी में बताया गया है कि ऐसे ही हाई लेवल पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से अर्थ की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट अर्थ के ऑर्बिट में क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पर करने वाले थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट को काफी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि काफी अटेम्प्ट के बावजूद वे लोग
एक्सेलरेटर को एक्टिवेट ही नहीं कर पाए थे। अब हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट हैमिल्टन को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड के साथ समय बिता रही थी और उसे भी इस एक्सपेरिमेंट के जरिए 3 साल के लिए क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन में जाना था। लेकिन हाल ही में उसने एक एक्सीडेंट में अपने बच्चों को खो दिया था, इसीलिए वो इतने सालों तक अपने हस्बैंड से दूर स्पेस स्टेशन में जाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका पति माइकल उसे मना लेता है और हैमिल्टन भी स्पेस स्टेशन में मिशन के लिए चली जाती है। अब कुछ समय बीतते जाता है और करीब 2 साल हो गए थे। साइंटिस्ट अभी भी पार्टिकल एक्सेलरेटर को एक्टिवेट करने के लिए कामयाब नहीं हुए थे। साइंटिस्ट काफी निराश थे। इस स्पेस स्टेशन में कुल मिला के 7 लोग थे। मिशन कमांडर कील, इसके अलावा जर्मन फिजिसिस्ट श्मिट, मेडिकल डॉक्टर मॉन्क, इंजीनियर्स के टीम में मोंडे, वोल्वो और टैम नाम की लड़की थी। स्पेस स्टेशन का फ्यूल भी जल्दी खत्म होने वाला था और इनके पास अभी 3 ही मौके थे जिसमें उन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर को ऑन करके एक्टिवेट करके उसे स्टेबलाइज करना था और ये लोग अपने अगले अटेम्प्ट के लिए शुरुआत करते हैं। उसी समय वे लोग अर्थ पर एक न्यूज के ब्रॉडकास्ट देखते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन पे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है वो आज तक का इंसानों ने बनाया हुआ सबसे पावरफुल एक्सेलरेटर है, जिसमें बाकी कोलाइडर से हजारों गुना ज्यादा एनर्जी दी जा रही है। और हर बार जब ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तभी वो लोग स्पेस एंड टाइम यानी 4th डायमेंशन के फैब्रिकेशन को कमजोर कर रहे हैं, जिससे पैरेलल डायमेंशन क्लैश हो सकते हैं, यानी हमारी डायमेंशन और एक दूसरे डायमेंशन के बीच का एक डोरवे ओपन हो सकता है, जिसके कारण उस डायमेंशन के कोई भी खतरनाक जीव, जंतु, इंसान हमारे डायमेंशन में आ सकते हैं और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। लेकिन क्रू मेंबर इस न्यूज को इग्नोर करते हुए अपना काम शुरू करते हैं और पार्टिकल एक्सेलरेटर को शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा एक्सेलरेटर शुरू हो जाता है और वो पूरी तरीके से काम करने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद ओवरलोड के कारण वो अचानक से डिस्टेबलाइज होकर पूरे क्लोवरफील्ड स्टेशन में भारी मात्रा में एक विस्फोट होता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए इनकी ग्रेविटी भी 0 हो जाती है, जो कि बहुत ही अजीब चीज थी। लेकिन कुछ समय के बाद ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इनकी सारी मशीन्स काम करने लगती है। लेकिन जल्दी क्रू मेंबर्स को समझ आता है वे लोग कहीं डीप स्पेस में खींचे चले गए हैं, क्योंकि उन्हें सामने अर्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं और तो और उनका जायरोस्कोप यानी नेविगेशन डिवाइस भी अपने जगह से मिसिंग हो गया था। अब उन्हें लगने लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट के कारण उन्होंने अर्थ का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया है। लेकिन उसी समय उन्हें अपने स्टेशन पे किसी औरत की चीख सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है वायर्स के बीच में एक औरत पूरी तरीके से जकड़ी हुई है और वो रोते हुए इनसे मदद मांग रही थी। लेकिन ये लोग अचानक आए हुए इस औरत से काफी डर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी स्पेस स्टेशन में क्या हो रहा है। लेकिन वो औरत हैमिल्टन को जानती थी और उसे उसके नाम से पुकारने लगती है। अब ये लोग उस औरत को बाहर निकालते हैं और उसके शरीर में फंसे हुए पाइप निकालने के लिए बेहोश कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हैमिल्टन के पति माइकल को देखते हैं जो अर्थ पर धमाके की आवाज से बाहर आता है और आसपास देखता है जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे थे। यहाँ स्टेशन में बाकी के साइंटिस्ट काफी परेशान थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी मोंडे नोटिस करता है कि उन्होंने स्टेशन पे लाए हुए कुछ वर्म्स गायब हुए हैं। तो दूसरी जगह पे हम वोल्कोव को देखते हैं जिसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। अचानक से उसकी आंख अपने आप दूसरे साइड पे जाती है और वो काफी अजीब तरीके से एक 3D प्रिंटर से गन और उसके बुलेट्स प्रिंट करता है और आगे वो श्मिट के ऊपर गन पॉइंट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाता है, इसीलिए उसे डॉक्टर मॉन्क के पास लेके जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से सारे गायब हुए वर्म्स निकलते हैं और वो वहीं पे मारा जाता है। अब ये शिप में अजीब सी घटनाएं क्या हो रही है ये हमें जल्दी पता चलेगा। इसी दरम्यान उस लड़की को होश आता है। वो बताती है कि उसका नाम मीना जेनसन है और उसके अनुसार वो पिछले 2 साल से क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन में काम कर रही थी। लेकिन आगे वो कहती है कि मेरे स्पेस स्टेशन के ऑपरेशन में हैमिल्टन हमारे साथ नहीं थी, वो अर्थ पर ही रुकी थी और उसके जगह पे मैं आई हुई थी और हैमिल्टन और वो काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो हैमिल्टन को पर्सनली जानती है। लेकिन हैमिल्टन उसे कहती है कि इस स्पेस स्टेशन में तुम्हें कोई भी नहीं जानता और मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। अब ये सुन के जेनसन भी काफी कंफ्यूज हो जाती है कि वो आखिरकार कहाँ आई है। इसी दरम्यान जेनसन हैमिल्टन को बताती है कि देखो कुछ भी हो लेकिन स्मिथ पे भरोसा ना करें, क्योंकि वो जर्मन गवर्नमेंट से मिला हुआ है और उसी ने एक्सेलरेटर में खराबी की थी जिसके कारण वो एक्टिवेट नहीं हो पाया 2 साल से। अब ये सुनने के बाद कमांडर किल स्मिथ को मारते हुए एक चेंबर में लॉक करते हैं। हालांकि स्मिथ इस सारे बातों से इनकार कर देता है और हमें आगे पता चलेगा जेनसन ऐसा क्यों कह रही थी। यहाँ पे माइकल को हम हॉस्पिटल के यहाँ पे जाते हुए देखते हैं। तभी उसका दोस्त जो स्पेस स्टेशन के लिए ही काम करता था वो बताता है कि क्लोवरफील्ड स्टेशन अपनी जगह से गायब हुआ है। लेकिन तभी माइकल की नजर एक बिल्डिंग के पास
जाती है जो पूरी तरीके से क्रैश हो चुकी थी, और तभी उसे वहाँ पे एक काफी बड़ी परछाई दिखाई देती है। लेकिन उसी दरम्यान वो देखता है कि एक छोटी बच्ची रोते हुए मदद मांग रही थी और वो उस बच्ची को अपने कार लेके जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे स्पेस स्टेशन में हम मॉन्डी को देखते हैं जो कुछ काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसका हाथ दीवार के आर पार चला जाता है। केल और हैमिल्टन आके उसकी मदद करके हाथ उसका निकालते हैं, लेकिन उसके हाथ का दूसरा हिस्सा अचानक से गायब हो गया था। और हैरानी की बात ये थी कि ना तो उस हाथ से खून आ रहा था, ना ही मॉन्डी को दर्द हो रहा था। तभी हम देखते हैं स्मिथ का दरवाजा कोई तो खोल देता है और उसे कुछ अजीब चीज दिखाई देती है, इसीलिए वो सारे क्रू मेंबर्स को वहाँ बुलाता है। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्डी का जो कटा हुआ हाथ था वो वहीं पे रेंग रहा था, जिसे मॉन्डी खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था। यानी ये हाथ अभी एक अलग जीव बन गया था और वो खुद से ही कंट्रोल हो रहा था। लेकिन तभी स्मिथ जो कि एक फिजिसिस्ट था वो कहता है शायद ये सब कुछ पार्टिकल एक्सेलरेटर के ओवरलोड के कारण हो रहा है, जिसके कारण दो पैरेलल डायमेंशन क्लैश हुए हैं। यानी हमारे जैसी ही और एक दुनिया है जो पूरी तरीके से हमारे दुनिया का क्लोन है, और ये दोनों भी दुनिया एक साथ क्लैश होने के कारण अब ये सारी अजीब अजीब घटनाएं इस स्टेशन पे हो रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स का फंडा आता है। पैरेलल यूनिवर्स यानी हमारी जो ये दुनिया है अर्थ है, वैसे ही और एक दूसरी यूनिवर्स है जो एग्जैक्ट हमारे दुनिया की कॉपी है, लेकिन ये दोनों भी दुनिया की टाइमलाइन अलग अलग होती है। अभी आप यहाँ पे अगर 25 साल के लड़के हो तो वहाँ उस दूसरे दुनिया में आप 8 साल के बच्चे हो सकते हो, और शिप में जो भी अजीब अजीब चीजें हो रही है वो उसी पार्टिकल एक्सेलरेटर के कारण हुई है, क्योंकि ये एक अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर गए थे। अब ये लोग उस हाथ को एक बॉक्स में बंद करते हैं, तभी वो हाथ कुछ लिखने का ट्राई करता है। ये लोग उसे पेन थमा देते हैं और वो हाथ कहता है कि वॉल्वो के शरीर में देखो। अब ये लोग वॉल्वो के शरीर में देखते हैं तो उन्हें अपना गायरो डिवाइस मिल जाता है और उसको ऑन करके अपना पूरा नेविगेशन सिस्टम ये लोग वापस ऑन करते हैं, और वे लोग वापस अपने अर्थ को ढूंढ पाते हैं और उसके ही सैटेलाइट को कनेक्ट कर उस पूरे अर्थ की न्यूज ब्रॉडकास्ट भी देख लेते हैं। और उन्हें पता चलता है कि उनका जो क्लोवरफील्ड का एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है और पूरा का पूरा स्टेशन समुद्र में क्रैश होने के कारण सारे लोगों की मौत हो गई है। अब ये न्यूज सुनते ही ये लोग और भी परेशान होते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो स्मिथ उन्हें समझाता है कि यहाँ पे हम एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रैवल कर गए हैं, यानी अपनी जो दुनिया थी उसी की एग्जैक्ट कॉपी ये दूसरी दुनिया है। अब आसान शब्दों के लिए दोस्तों, मूवी में जो ओरिजिनल दुनिया दिखाई गई है उसे मैं यूनिवर्स ए कहूंगी, और जहाँ पे ये लोग अभी ट्रैवल कर गए हैं उसे मैं यूनिवर्स बी बुलाएंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ए और बी दोनों भी एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया था दोनों के टाइम्स अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्स बी में भी अर्थ पे पावर क्राइसिस चल रहे थे और उन्होंने उसी तरह क्लोवरफील्ड नामक स्टेशन बनाया था, जिसमें हैमिल्टन छोड़ के बाकी सारे क्रू मेंबर्स थे। यानी जेनसन नाम की जो लड़की थी वो इसी यूनिवर्स बी से इनके स्पेस स्टेशन में आई थी और उसी एक्सपेरिमेंट के कारण वो यहाँ पे ट्रैवल कर गई होगी। लेकिन यूनिवर्स बी में इनका सारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ये सारे लोग समुद्र में मर जाते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट फेल होने का कारण स्मिथ रहता है, क्योंकि उसी के कारण वो ओवरलोड हो गया था और क्रैश कर गया। लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ए में जो स्मिथ रहता है वो किसी और से मिला हुआ नहीं रहता। आगे स्मिथ उन्हें बताता है कि हमें हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स यानी यूनिवर्स ए में वापस ट्रैवल करना होगा, जिसके लिए ये लोग वापस तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। इसी दरम्यान हैमिल्टन को पता लगता है कि यूनिवर्स बी में उसकी जो कॉपी है वो अर्थ पर ही उसके फैमिली के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रही थी और उनके साथ वो आग लगने का हादसा भी नहीं हुआ था, इसलिए उसके बच्चे भी जिंदा थे। और जेनसन उसे उसकी एक वीडियो क्लिप भी दिखाती है, लेकिन उसे याद आता है कि ऐसी ही वीडियो क्लिप उसने अपने फैमिली के साथ भी निकाली हुई थी और उसी के बाद वो आग लगने का एक्सीडेंट हुआ था। यानी इस यूनिवर्स बी के टाइमलाइन में भी जल्द ही वो एक्सीडेंट हो सकता है। दरअसल यहाँ पे हैमिल्टन ने एक डैमेज पावर सेल घर में लगाया था, जिसके कारण आग लगी थी और उसी में उसके दोनों बच्चे मर गए थे। इसीलिए उसे अब यूनिवर्स बी में इस होने वाले एक्सीडेंट को रोकना था, जिसके लिए वो सोचती है कि एक बार अगर एक्सीलरेटर एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद वो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में जाने के बजाय यूनिवर्स बी के अर्थ पे जाने का फैसला करती है ताकि वो एक्सीडेंट रोक सके। अब इसी दरम्यान मॉन्टी की अजीब तरीके से मौत हो जाती है और स्टेशन पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते इनका एक कंटेनर काफी जोरों से स्पिन करने लगता है। अगर इस कंटेनर को डिटैच नहीं किया गया तो वो पूरा स्पेस स्टेशन ले डूबेगा, इसलिए उसे मैन्युअली डिटैच करने के लिए किल, मॉन्क और हैमिल्टन उस कंटेनर के पास चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पता लगता है कि कंटेनर को अंदर से डिटैच करना होगा और जो भी इंसान इस कंटेनर के
अंदर जाके उसे बंद करेगा वो भी उसके साथ साथ स्टेशन से अलग हो जाएगा। अब ये खतरे का काम था, लेकिन फिर भी किल खुद के बारे में ना सोचते हुए वो अंदर जाता है और कंटेनर को लॉक करके उसे डिटैच कर देता है और अपने साथियों को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। जैसे ही कंटेनर चला जाता है वो स्टेशन थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाता है और जल्दी पार्टिकल एक्सीलरेटर को भी ये लोग एक्टिवेट करने वाले थे, जिससे वे लोग यूनिवर्स ए में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो यूनिवर्स ए में पहुंचने से पहले हैमिल्टन और जेनसन दोनों भी एक स्पेस शटल की मदद से यूनिवर्स बी के अर्थ पे रवाना होने वाले थे। लेकिन यहीं पर जेनसन सीधा हैमिल्टन को बेहोश कर देती है और वो वही गन लेके मॉम को मारने के लिए जाती है, क्योंकि अगर ये क्लोवरफील्ड का स्टेशन यूनिवर्स ए में वापस चला गया तो जेनसन की जो अर्थ है वहाँ के एनर्जी क्राइसिस कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसका स्टेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसीलिए वो बाकी क्रू मेंबर्स को मारकर एक्सीलरेटर को एक्टिवेट करके यूनिवर्स बी में ही उसका उपयोग करने वाली थी, जिससे उसके अर्थ के क्राइसिस मिट जाते। आगे वो स्मिथ को भी मारने के लिए जाती है, लेकिन तब तक हैमिल्टन को होश आता है और वो जेनसन को रोकती है और दोनों की भी काफी हाथापाई होती है। लेकिन अंत में हैमिल्टन जेनसन को स्टेशन के बाहर फेंक देती है। उसके बाद वो स्मिथ के शरीर के बुलेट्स निकालती है। अब ये दोनों ही बचे थे, इसीलिए वो दूसरे अर्थ पे जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। लेकिन जाने से पहले वो यूनिवर्स बी में रहने वाले हैमिल्टन को आगे होने वाले एक्सीडेंट के बारे में सारी चीजें बताती है और उसे फॉल्टी पावर सेल लेने से मना करती है। और उनकी अर्थ बचाने के लिए वो लोग आगे क्लोवरफील्ड स्टेशन को कैसे वापस बिल्डअप कर सकते हैं और पार्टिकल एक्सीलरेटर को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसके सारे नोट्स, पूरी प्रोसीजर एक वॉइस मैसेज के जरिए उसके लिए छोड़ती है। अब ये होने के बाद शेपर्ड एक्सीलरेटर को इग्नाइट करके एक्टिवेट करता है और थोड़े समय के बाद ये दोनों भी अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आते हैं जहाँ से ये लोग गए थे। अर्थ के नजदीक पहुंचने के बाद ये लोग आखिरी बार पार्टिकल एक्सीलरेटर को इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं और इस बार इग्नाइट होके वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी जनरेट होने लगती है जो आगे जाके अर्थ के एनर्जी क्राइसिस को मिटाने वाली थी। यानी इनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था। इसीलिए ये दोनों भी काफी खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस अर्थ पे आने के लिए निकलते हैं। और तभी हम देखते हैं हैमिल्टन और स्मिथ, इनका शटल जब बादलों के नजदीक आ रहा था तभी वहाँ पे जायंट मॉन्स्टर आ जाता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। ओके, सो मूवी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पैरेलल यूनिवर्स का फंडा दिखाया गया है जहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के कारण ये लोग एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन शिप में जो भी अजीब अजीब हरकतें हो रही थी उसका कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं बताया गया है। लेकिन जैसे डॉनी डार्को में दिखाया गया था कि जब हमारे मेन यूनिवर्स में कोई भी बाहर के यूनिवर्स की चीज आती है तो वो यूनिवर्स अनस्टेबल होने लगती है और वो पूरी कोशिश करती है कि जो चीज बाहर से आई हुई है उसे हटाने की या मिटाने की। तो यहाँ पे भी शायद वही बताने की कोशिश की गई है कि यूनिवर्स बी में अचानक से इनका स्पेस स्टेशन आया था और वो यूनिवर्स इस स्पेस स्टेशन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और उसी के कारण इनके साथ ही अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। अब आगे की दो मूवी कैसे इससे रिलेटेड है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीवर्स थ्योरी आती है। तो दोस्तों, एक मल्टीवर्स में कई सारे यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये यूनिवर्स एक दूसरे की कॉपी ही हो। यानी दोस्तों, इस पिक्चर में दिखाए गए जो लाल गोले हैं, समझिए ये अर्थ है और ये तीनों भी लाल गोले एक दूसरे की कॉपी है। यानी तीनों भी अर्थ पैरेलल अर्थ है। यानी आपका ही एक वर्जन बाकी के दो अर्थ पे भी हो सकता है। और जो ये बाकी के काले गोले हैं वो अपने अपने जगह पे एक यूनिक प्लैनेट है जहाँ पे एलियंस, एडवांस क्रीचर कुछ भी हो सकता है। और इसी एक एक्सपेरिमेंट के कारण से मल्टीवर्स के किसी दूसरे यूनिवर्स का एक एलियन क्रीचर पार्ट 1 में अर्थ पे आया था और उसने हमला किया था। और यही केस मूवी के सेकेंड पार्ट में भी हुआ था जहाँ पे कोई एक अनजान एलियंस ने अर्थ को इन्वेड कर दिया था। दोनों भी केस में वो एलियन और क्रीचर एक दूसरे यूनिवर्स से आए हुए थे और इन तीनों भी पार्ट में दिखाई गई अर्थ एक ना हो के 3 अलग अलग अर्थ थी जो अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही थी। मतलब कई सारे यूनिवर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आई थी जिसके कारण एक यूनिवर्स का जीव दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर गया था। और जैसे मैंने कहा था कि हर एक अपने अपने यूनिवर्स का टाइमलाइन अलग होती है, तो मेन टाइमलाइन में 2028 साल था जब एक्सपेरिमेंट चला, लेकिन उसका इम्पैक्ट एक दूसरे यूनिवर्स में दूसरे अर्थ पे गया। और अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखें, जो पहला पार्ट था क्लोवरफील्ड का, फिल्म आई थी 2008 में। यानी इनके एक्सपेरिमेंट ने जब ब्लास्ट किया तब उस अर्थ पे 2008 थे और
और अचानक से इनके एक्सपेरिमेंट के कारण एक मॉन्स्टर न्यूयॉर्क शहर में हमला करता है। तो वही दूसरे मूवी में इसी समय पे 2016 चल रहा था, जहाँ पे कई सारे अलग अलग एलियंस मल्टीवर्स से उस अर्थ पे चले जाते हैं। और हमने जो क्लोवरफील्ड की ये थर्ड मूवी देखी, वहीं पे मेन एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जहाँ पे 2028 साल चल रहा था। आई होप मैंने ठीक से एक्सप्लेन किया है, अगर नहीं तो मुझे कमेंट्स में डाउट पूछिए, मैं जवाब देने का ट्राई करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।